नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है। वाशिंगटन का दावा है कि यह हमला ईरान द्वारा युद्ध विराम तोड़ने और हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। दूसरी ओर ईरान ने पलटवार करते हुए क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका को युद्ध विराम तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच हॉर्मुज जल टमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है, जबकि इजराइल लेबनान सीमा पर नया सुरक्षा समझौता लागू करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद बची है या क्षेत्र एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या यह सीमित जवाबी कार्रवाई है या व्यापक संघर्ष की शुरुआत? आज इसी बड़े वैश्विक संकट पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल एस एस पठानी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सुहेल कासमी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं कर्नल एस एस पठानिया से। सर, अमेरिकी हमलों का सैन्य उद्देश्य कितना सफल रहा है अब तक, और अब जो हालात वहां पर उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये साहिल जी, ये अगर इसको आप एनालाइज करें, जिसमें 110 या 12 दिन का युद्ध हो चुका है, लेकिन ये अजीब सा युद्ध है। इसमें मेरे को कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सुपर पावर यूएसए है या ईरान है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की जो काउंटर क्लेम्स आते हैं, उनके जो स्टांस आते हैं, उनकी जो कार्रवाई होती है, मेरे को लगता है कि ईरान थिंक्स दे आर सुपर पावर एंड दे विल विन द वॉर। नाउ सिचुएशन विच इज ऑब्टेनिंग एज ऑन टुडे, ये जो 14 तारीख को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, और शुरू से वो बहुत फ्रेजाइल लग रहा था, बिकॉज ये लोगों के बीच में अभी जो, अगर हम म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करें, तो वो बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। और जब आपके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो कोई भी नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और दूसरा, इसके अंदर जो बड़ी वजह थी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनल डील तक पहुंचाने के लिए 60 दिन का वक्त उन्होंने रखा गया था, जिसमें शायद 10 दिन खत्म हो गए हैं अभी। तो सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड। और अगर हम इसका देखें कि ईरान चाहता क्या है, ईरान ने जब ये वॉर स्टार्ट किया था, दे वर वेरी क्लियर दैट दे कैनॉट डिफीट द माइट ऑफ यूएसए। इसराइल को तो आप एक तरफ छोड़ दीजिए, उनका जो मेन पर्पस उस समय था कि टू मेक इट ए वेरी वेरी कॉस्टली वॉर फॉर द यूएसए। दूसरा, हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। देखिए, जब भी युद्ध होते हैं, उसके अंदर दोनों देशों के ऊपर फर्क पड़ता है, जानो माल का भी, इकोनॉमिकली आल्सो, नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। अभी इस युद्ध की आप देखेंगे विशेषता जो है, अगर इसको हम यूक्रेन रशिया वॉर के साथ कंपेयर करें, तो इस युद्ध में सिर्फ एयर पावर का यूज हुआ है। ग्राउंड फोर्सेस कहीं भी अभी तक नजर नहीं आनी है और ना आएंगी। अमेरिका के अंदर इनकी रीच नहीं है, इनकी जो मैक्सिमम रीच है वो इसराइल तक है। और उसके बाद ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके ऊपर ये लगातार अटैक कर रहे हैं। इनकी रिटेलिएशन कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। एक तो ये हॉर्मुज स्टेट को ब्लॉक करेंगे, और दूसरा, जब भी अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है, ये गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक वजह चुनी हुई है कि हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी सवाल ये है कि अमेरिकन बेसिस काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उन्होंने इनको शिफ्ट कर लिया होगा अनदर सेफ प्लेस। सो दैट इज ए वेरी वेरी इलॉजिकल काइंड ऑफ ए थिंग विच दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय ईरान के अंदर जो लीडरशिप है, कहां पर है? हु इज द पर्सन हु इज टेकिंग द कॉल? इज इट द आईआरजीसी? और आईआरजीसी जो है, उनका कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। तो अजीब सी सिचुएशन हो रही है। इनकी जो नेवल ब्लॉकेड है वो पूरी तरह से इफेक्टिव है। इनको रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से। इसके अलावा इनको जो एसेंशियल आइटम चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, मेडिसिन चाहिए, राशन चाहिए, ये तो कहीं से नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत आ रहा होगा, कैस्पियन सी रशिया भेज रहा होगा। तो ये कितनी देर खींच पाएंगे, ये सोच का विषय है। और सबसे बड़ी जो बात है कि अमेरिका को क्या कंपल्शन है कि वो अपनी पूरी मिलिट्री माइट यूज नहीं कर रहा है। वो खार्ग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है। वो इनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह कर सकता है। इनके जो पावर प्लांट्स हैं, इनके जो वाटर प्लांट्स हैं, इनके जो रेलवे ब्रिज हैं, इनके जो रेलवे ट्रैक्स हैं,
सबको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। उसकी वजह क्या है? शायद ट्रम्प जो है कुछ पॉलिटिकल रीजन होंगे, कुछ डोमेस्टिक रीजन होंगे, और कुछ अपना वो ह्यूमैनिटी का फेस भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम कंसर्न अबाउट द अदर पावर और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो वेरी वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। और मेरी जो अपनी सोच है, अमेरिका इज नॉट इन ए हरी एट ऑल। $33 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अगर उसमें से आपके कुछ एक जहाज खत्म भी हो जाते हैं, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। पुराने जहाज हैं, वो टेस्ट हो रहे हैं उनको, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक ऑयल का सवाल है, एनर्जी का, अमेरिका इज ए बेनिफिशियरी, उसका तेल तो खूब बिक रहा है। तो अमेरिका को क्या जल्दी है? और ईरान वाले जो हैं, उनको मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कब तक वो अपने लोगों को इस हद तक तंग करेंगे कि वहां पे एक इंटरनल रिवोल्यूशन आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचेगा, डिसेंट जो है लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा। सो दिस इज ए बेसिकली जो मॉडरेट और हार्ड लाइनर्स हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो आने वाले समय में आई एम नॉट वेरी होपफुल। एट सम स्टेज अमेरिका विल लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर ए वेरी वेरी सीवियर स्ट्राइक ऑन द ईरान। उस समय देखते हैं क्या होता है। करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करता हूँ सोहेल काजमी सर का। सर, क्या ये हमला युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाए पूरे तरीके से? और अमेरिका का कानूनी और कूटनीतिक आधार कितना मजबूत है और कितना मजबूत रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर? साहिल सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और पठानिया साहब को भी गुड आफ्टरनून। पठानिया साहब ने अपना व्यू पॉइंट बड़ा खूबसूरती से इलेबोरेट किया है, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज मैं आपको बताऊं कि मुहर्रम का पावन दिन हमारे पूरे दुनिया में हमारे जो शियात है वो हम उसमें अपना दिन गुजार रहे हैं। कल 10th मुहर्रम था, आज 11th मुहर्रम है। और ईरान कभी भी मुहर्रम के बीच में, क्योंकि एक रिलीजियस स्टेट है, रिलीजियस कंट्री है, कभी भी पहले उल्लंघन करता रहा है, ना आज उल्लंघन करता रहेगा, ना करेगा। ना उसने वॉर की है, ना वो कभी किसी को डिस्टर्ब करता है। डिस्पाइट ऑफ सो मेनी सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स बाय अमेरिका टू ईरान, लेकिन वो सब चीजें होने के बावजूद भी आज ईरान जो है अपनी इमेज को, अपनी जो छवि को किस तरह से बनाए हुए, रख रखाव को किस तरह से मेंटेन करते हुए आगे चल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ईरान का और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं। जैसे पठानिया साहब ने कहा, बहुत छोटी सी ताकत है, लेकिन जज्बातों से भरी हुई ताकत है। वो जज्बात अमेरिका की सड़क पे किसी भी अंग्रेज को के दिल में नहीं होंगे, जो 22, 23, 24 करोड़ का मुल्क है, जो ईरान के 9 करोड़ कुछ लोगों के दिलों में है। किस लिए है? कि वो रिलीजियस ब्रेन से चलते हैं, अपने मजहब के आधार पे अपने मुल्क को बनाने की कोशिश करते रहे हैं सिंस 1979, और वो कायम दायम है। अमेरिका ने जो कोशिशें करनी थी, जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, या जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है, जिसकी तरफ पठानिया साहब बता रहे हैं, बिल्कुल करे। वो चाहता है कि ईरान जो है, ईरान के लोग जो हैं वो सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करें, वो बताएं कि भैया ये जो IARGC के डिसीजन है वो गलत है। बहुत सी कोशिशें हैं, इसराइल ग्रेटर इसराइल बन जाए। और ग्रेटर, अभी देखिए आप, बातचीत जब चल रही थी तो एक बार ट्रंप कहता है कि इजराइल इज नॉट एग्रीइंग विद मी। उसने उसको फटकार दी है इजराइल के नेतन्याहू को। आने वाले दिन इलेक्शंस के हैं। कहाँ इलेक्शन है? ईरान में इलेक्शंस नहीं है, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, इजराइल में इलेक्शंस हैं। और ग्राफ जो है दोनों का पॉपुलैरिटी का डाउन है। ईरान तो सर पे कफन बांध के आगे चल रहा है। उनको तो पता है हम वीकर कंट्री हैं, कोई भी कहीं से भी जुर्म हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, तो इन चीजों से वो घबराते नहीं। और आजकल तो वैसे ही मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुहर्रम का चल रहा है, वो हमेशा 1400 साल पुरानी करबला का वाकया जो है अपने लोगों के बीच में डिपिक्ट करके रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। तो जुल्म सहना और ये सब चीजें होना ईरान के लिए कोई नई चीज नहीं है। वो इन्हीं सब कंस्ट्रेंट्स के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है? मैं बिल्कुल जाती तौर पे नहीं मानता कि ईरान ने रिटेलिएशन में कल अटैक किया होगा। ईरान कभी भी पहले अटैक नहीं करता है। अब वो अटैक कहां से हुआ होगा? इजराइल से करवाता रहता है, या दोबारा ईरान के, अमेरिका के कुछ जो लोग हैं जो ट्रंप के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो अटैक करते हैं और फिर एक हवा वो पैदा कर देते हैं पूरी दुनिया में, मीडिया हाइप लेके कि ईरान वायलेटेड द सीज फायर एग्रीमेंट। सो बट आई डोंट एग्री, और आई डोंट थिंक दैट ये चीजें जो है ऑन ग्राउंड जो है फिजिबल है। और आज पूरी दुनिया ये नहीं मानेगी ये जो चीजें चल रही हैं। देखिए, अब पाकिस्तान एक वीकर कंट्री होने के बावजूद अमेरिका ने चुना इस्लामाबाद को, जो पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में है, लेकिन ईरान ने मना नहीं किया। ईरान आगे गया, बातचीत करने के लिए बैठा। अब बातचीत ट्रंप के जो डिक्टेशन पे होगी ये मुमकिन नहीं है। एक फुल फ्लैश कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, लोगों की चुनी चुनाई सरकार है।
वो चीजें नहीं चली, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में नहीं चली, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स में नहीं चली। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जिम्मेवारी अमेरिका की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका की जो इसको छवि है पूरी दुनिया में, जो दुर्गत है, वो बढ़ रही है, और उस दुर्गत को बचाने के लिए ट्रंप को कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है, जिसको हम सेफ एग्जिट बोलते हैं, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दिल और दिमाग साफ रखना पड़ेगा। जब ईरान से आपने समझौता करना है, या MOU जो है, बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया हुआ, पठानिया साहब भी हमेशा बोलते हैं बोर्ड ऑफ पीस की एक कोशिश की कि बोर्ड ऑफ पीस आगे चले, क्योंकि ये ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी अगर ये बढ़ जाती है, या इसके जो 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 इसकी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से मुल्क आएंगे, बहुत सी दुनिया सफर करेगी, और अल्टीमेटली उसका जो जिम्मेवार है और नुकसान है, अल्टीमेटली, मैंने तो पहले कहा ईरान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका को पड़ेगा, क्योंकि वो जो साख पूरी दुनिया में बनाई है आपने, वो डिमिनिश होना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। उसका ग्राफ जो है डाउन हो चुका है। दुनिया कुछ लवाजमात पे चलती है, और लवाजमात यही हैं जो जितनी भी हमारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन अमेरिका करता रहा है। और मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए, कोशिश करनी चाहिए। आप देख लेना शाम तक ट्रंप का और एक ट्वीट आ जाएगा। वो इतना खूबसूरत आदमी है कि सबसे ज्यादा अगर ट्विटर का किसी ने उपयोग किया है सोशल मीडिया में, वो ट्रंप करता है। सुबह एक ट्वीट करता है, दोपहर को दूसरा करता है, शाम को तीसरा करता है, और रात को भूल जाता है सोने से पहले कि ट्वीट किया क्या था। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि वो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन बाद शायद जो खामनाई साहब हैं, उनको सुपुर्द खाक करने के लिए जो वर्ल्ड इन्विटेशंस ईरान दे रहा है, वो भी एक थ्रेट है अमेरिका को। जब करोड़ों लोग उनको उनके उस जनाजे में शिरकत करेंगे, दैट आल्सो बिकम्स ए थ्रेट, और पूरी पब्लिक ओपिनियन रीड्रॉ हो जाती है कि इतना बड़ा जनाजा दुनिया में कभी किसी भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आपने नहीं देखा होगा। तो उस थ्रेट से भी ट्रंप घबराता है, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया, रिक्वेस्ट की है कि आप भी आए उस उनको खराज अकीदत देने के लिए। तो मैं समझता हूं अमेरिका को और खासकर ट्रंप को बीच के रास्ते में बात करनी चाहिए, और उसमें दिल और दिमाग जो है साफ रखना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ट्वीटिंग अगर वो करते हैं तो बाकी दुनिया के ममालिक के भी जितने सदर हैं वो भी ट्वीट करते हैं, और किस ट्वीट को कितना सीरियसली लेना है ये सारी दुनिया को ट्रंप ने बता दिया है। सर दोबारा आपका मैं रुक करता हूँ कर्नल पठानिया सर का। सर, जिस तरह बात अभी काजमी सर ने भी रखी है कि भारतीय प्रधानमंत्री को भी न्योता मिला है, क्या जो दौर इस वक्त चल रहा है ईरान के अंदर, जो हालात बने हुए हैं, क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां जाने के लिए सहमति रखेंगे? देखिए, मैं सोहेल सर से काफी हद तक एग्री करता हूँ, एंड आई अप्रिशिएट द ब्रेवरी एंड द करेज विच इरानियन पीपल हैव डिस्प्लेड अगेंस्ट ए नेशन विच इज द रोग नेशन। अमेरिका रोग नेशन है, ये सबको पता है। ट्रंप मेगलोमैनिक है, ये सबको पता है। पर सवाल ये है कि यहाँ पे उसके जो इरादे हैं, उनको हम भांप नहीं सकते, बिकॉज इनके जो थिंक टैंक हैं वो इतना दूर का सोचते हैं कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। एंड सेम इज द प्रॉब्लम विद ईरान स्ट्रेटेजिशियंस। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप चाहता क्या है, और कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ ट्रंप। अभी ट्रंप का मेन मुद्दा क्या है? रिजीम चेंज करना है, वहां के ऑयल पे नजर रखनी है, ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड ओपिनियन। उसने कौन सा इलेक्शन लड़ना? अभी 2 टर्म उसकी हो जाएंगी। और वो ऐसा इंपल्सिव इंसान है जो किसी की सुनता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि, लेकिन ही वांट्स टू डू गो इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट व्हिच यूएसए एवर है। अभी सवाल ये है कि क्या जब 2 हाथी आपस में लड़ रहे हैं, बड़ी पुरानी, शायद मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, कि व्हेन द 2 एलिफेंट फाइट्स इट्स द ग्रास व्हिच गेट्स क्रश्ड। और वो ग्रास जो क्रश होती है वो क्या है? ये अवाम है। आप उनकी डिफिकल्टी इमेजिन कीजिए, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनकी इस समय क्या सिचुएशन होगी। इट्स ए मैटर ऑफ कंजेक्चर एंड स्पेकुलेशन। और ट्रंप के जो मेन इरादे हैं वो यही है कि इस युद्ध को लंबा जितना कर सकता है वो करेगा। उसको युद्ध से, उसका जो ऑयल है उसके अंदर उसको इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है, वो लगा रहेगा। इजराइल को वो जानबूझ के मना नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल ए फसाड। जब ये पब्लिक में दिखाया जाता है कि नेतन्याहू और उसके बीच में तू मैं होगी, दिस ऑल ए पार्ट ऑफ ए रिटन स्क्रिप्ट। उसने इजराइल को खुली आजादी दे रखी है कि तुम जो है लेबनान के ऊपर हमले जारी रखो। आउटवर्डली, पब्लिकली, आई विल डिनोंस यू, आई विल अब्यूज यू, बट इजराइल कैनॉट एग्जिस्ट
इफ यूएसए पुल्स हिज हैंड बैक, और वो होना नहीं है। उसकी वजह है कि इनकी जो लॉबी है, ज्यूज लॉबी, दैट इज वेरी पावरफुल। वो रिपब्लिकन में भी है, डेमोक्रेट्स में भी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इजराइल दे आर सेम। तो अभी सिचुएशन जो है ये डिफ्यूज होगी, उसके लिए मैं आपसे थोड़ा शेयर कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में, आई मे बी रॉन्ग इन दैट। देखिए, ईरान को न्यूक्लियर परसूट छोड़नी पड़ेगी। नंबर टू, एनरिच्ड यूरेनियम जो कहते हैं जी हम पीसफुल पर्पस के लिए रख रहे हैं, वो 60% एनरिच्ड हो चुका है। अनदर 30% ईरान हैज गॉट ए न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके बाद हॉर्मुज स्टेट को है, बिकॉज इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का ऑन लाइन ऑफ सी आर पैसेज फ्रॉम द सी, वो भी उनको करना पड़ेगा। इसके बाद जब ये 3 सिचुएशन में से 2 सिचुएशन भी अमेरिका कर लेता है, और बाकी जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द नेशंस। और वो होना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी and in the larger interest of the countries which are severely suffering from this economical meltdown. So I only hope that some wisdom prevails over the leadership and they come to a thing, where the things can be sorted out and as early as possible. उससे ईरान जो है वो विनाश से बच जाएगा। तो अदरवाइज ये इसको खींचता रहेगा, ट्रंप को क्या फर्क पड़ रहा है। जी ठीक है। सोहेल सर, क्या परमाणु वार्ता अब खतरे में दिखाई देती है? रूस और चीन की अगर हम बात करते हैं तो रूस और चीन की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है आज के दौर में? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर, देखिए पठानिया साहब कह रहे जंग लंबी होगी, अगर लंबी हो या छोटी हो, देखिए ईरान को आदत है 8 साल जंग लड़ी इराक से। और आज मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस जनाजे की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसमें कुछ स्पॉट्स जो हैं वो ईरान के लोगों के कहने पे कि उनका जो जनाजा है वो इराक के कुछ इलाकों में से भी गुजरे, ताकि वहां के लोग डिस्परेट हैं उनको उनको देखने के लिए, उनमें उस जनाजे में शिरकत करने के लिए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि वर्ल्ड सिनेरियो इज चेंजिंग। देखिए, ईरान ने आपको एक बात बता दी, इधर अमेरिका ने ये बताया कि बिल्कुल यहूदी जो हैं वो राज करेंगे वेस्ट पे। ये वो यही थानिया साहब भी कहना चाहते हैं और कह रहे हैं, और हम भी मानते हैं कि हाँ भाई, वो मुस्लिम ममालिक को सिर्फ इजराइल लीड करेगा, और पूरी ताकत, पूरा असला, पूरा बारूद दे दिया और पूरी तबाही मचा दी, गाजा का तबाह कर दिया, पैलेस्तीन को जो अपने आप में एक वजूद रखता है उसको खत्म करने की कोशिश कर दी। लेकिन उससे हुआ क्या? क्या ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने जो है हासिल कर लिया? आपने जो उनके सबसे सीनियर लोग थे उनको असैसिनेट कर दिया। आपने गार्ड ऑफ ऑनर चेंज करने की कोशिश की, नहीं हुई। पब्लिक ओपिनियन मोसाद के लोगों को बीच में डाल दिया। ईरान के वो बुरके उतार उतार के 10 औरतें बताने लगी कि ये भैया इस्लामिक जो रेवोल्यूशन उसके खिलाफ है कुछ लोग। बहुत कोशिशें कर ली आपने, लेकिन मैं आपको समझता हूं जिस इमारत की बुनियाद मजबूत होती है, जिन बुनियादों से मुल्क बनता है और वो बुनियादें मजबूत होती हैं, उनको गिराना या उनको डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं होता। ये ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। और जो 8 मुस्लिम ममालिक में यहाँ यूएस बेसिस थे, वहां अटैक करके तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को हिला के रख दिया। और वो 8 ममालिक के लोग भी जो हैं अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हैं कि भैया हक की बात करो, हक पे लड़ाई करो। अगर नाजायज लड़ाई करोगे तो वो उसके डिविडेंड्स जो हैं अच्छे नहीं आएंगे। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में, कल 10th ऑफ मुहर्रम का जो जुलूस था पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, पूरी उम्मत को, शिया सुन्नी जितने भी हमारे ग्रुप्स बनाए अमेरिका के कहने पे, जितनी भी रेडिकलाइजेशन इस्लाम की करने की कोशिश की, सिर्फ शिया सुन्नी तक नहीं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले पता नहीं क्या क्या बना दिया। वो सब एक एक अम्ब्रेला के नीचे कल आपको दिख रहे थे हर सड़क पे, हर जुलूस में, चाहे वो इंडिया था, पाकिस्तान था, दुनिया के बाकी ममालिक थे, हर जगह। ये इंडिकेशन है कि आप उस तरीके को, जो ग्लोबल पॉलिटिकल नरेशन है, उसको अमेरिका को पढ़ने की जरूरत है, व्हाइट हाउस को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप उसमें भी अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो चीजें और वर्स्ट होंगी और वो दुनिया जो है तबाही के उस पे बर्नर पे बैठ जाएगी, जो मैं उसके अच्छे डिविडेंड जो है अमेरिका को भी नहीं मिलेंगे। अगर आप खुद जियो और बाकियों को जीने दो की पॉलिसी पे चलेंगे, जिस तरह अमेरिका चलता रहा है, और बीच बीच में 2 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो इम्पीच हुए, उन्होंने भी कोशिश की, तो आप भी इम्पीचमेंट के चक्कर में ना रहे। अगर आपको ट्रंप जो है वो कहता है आई एम द बॉस, जो अपने विजुअल्स में हम देखते हैं, इफ यू वांट टू बी द बॉस, यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ए बॉस एज फार एज द वर्ल्ड सिनेरियो इज कंसर्न। और वर्ल्ड जो है हर एक को जीना का हक देता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो,
उनको बिल्कुल कंडेम करता है, और जो ह्यूमन राइट वायोलेशन आज तक हुई है ट्रंप 2 की एंट्री में, उसको पूरी दुनिया जो है कंडेम करती है। तो मैं समझता हूँ बीच का रास्ता ट्रंप के लिए भी अच्छा है, अमेरिका के लिए भी अच्छा है, और नेतन्याहू के जो थोड़े से दिन रह गए हैं, काफी बीमारियां उनको लग चुकी हैं, अगर कुछ दिन और जीना है उनको, तो उनके लिए भी अच्छा है कि अच्छी तरह से दुनिया छोड़ के जाए, ताकि 100 लोग उनके जनाजे में भी हों, क्योंकि लोग वहां भी उनके खिलाफ डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अमन अमान कायम हो, उसके लिए अच्छे मुल्क जो हैं, आपने रशिया की बात की है और चाइना की बात की है, बिल्कुल दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट टू अमेरिका। अगर ये वॉर आगे बढ़ती है तो ये सब चीजें आपके सामने उभर के सामने आएंगी। आज जो छुपी छुपाई से मदद हो रही है, चाहे अमेरिका के कुछ सिंपथाइजर हैं या ईरान के कुछ सिंपथाइजर हैं, लेकिन जब वार बढ़ेगी या कुछ इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, सिर्फ ट्रंप पेट्रो डॉलर और डॉलर्स को बनाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट नहीं बना है। वर्ल्ड सिनेरियो को मेंटेन करने के लिए भी किसी भी सदर जो अमेरिका का नियुक्त होता है, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमन अमान से दुनिया जो है वो चलती रहे और वो सुपर पावर न्यूक्लियर पावर बना रहे, जिसकी कोशिश अभी तक ट्रंप नहीं कर रहा है। बीच बीच में उसका ट्वीट आता है, लगता है कि अकल आ गई है, लेकिन शायद सुबह उठता है तो उसकी अकल शायद वापस उसी चली जाती है जिस बिजनेस हाउसेस को वो मेंटेन करता रहा है। तो बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल नरेशन पे दुनिया को चलाना, अपने मुल्क को चलाना एक आर्ट है, और उस आर्ट में जो जो आज तक सक्सेसफुल रहे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, या एक्स ओपिनियन मेकर्स हैं जो सीनियर मोस्ट, उनके ओपिनियन से मैं समझता हूँ हर चीज की जो सोल्यूशन है वो हो सकती है। जैसे ओबामा ने कहा कि हाँ, हमारा एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, अगर उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो एक परमानेंट सीज फायर और एक परमानेंट सोल्यूशन विद ईरान जो है साहिल सर हो सकती है। तो मैं समझता हूँ उन चीजों को बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए, और अच्छी जो एमओयू है उस पर काम करने की जरूरत है अमेरिका को। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ईरान हमेशा हर बात जो पॉजिटिव होती है उसको बिल्कुल उसमें हाथ मिलाने के लिए तैयार है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रंप एंड अमेरिका और व्हाइट हाउस, जो उनको गलत पलत एडवाइस देते रहते हैं और वर्ल्ड को परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन अच्छे हों, इसके लिए ट्रंप को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका मैं करूंगा कर्नल स्पेंसर का। सर, नाटो देशों पर जिस तरह के आरोप लगाए गए ईरान द्वारा, तो उसका असर आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ असर होगा उसका? देखिए, अभी इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। नेटो के जो प्रेजेंट चीफ है उन्होंने बोला था कि हमने यूएसए की मदद की है इस वॉर के दौरान, और उन्होंने अपनी एयर स्पेस दी होगी। दो their stand was very clear that NATO will never participate in the war which has been waged by the USA. तो आउटवर्डली उन्होंने कहीं उनकी मदद की है। अभी इनके अंदर नेटो के अंदर कंफ्यूजन देखिए, मेलोनी जी आके कह रही है जी वो गलत बयानी कर रहा है, जो भी उनका नेटो का प्रेजेंट चीफ है। तो नेटो का जो पैक्ट है दैट इज ए डिफेंसिव पैक्ट। व्हेन ए कंट्री ऑफ नेटो इज अटैक, एंटायर नेशंस विल कम टुगेदर। और उनको ये पैक्ट भी नहीं है कि अगर उनमें से एक कंट्री किसी और के ऊपर अटैक करती है तो सारे उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये चीजें हैं जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू, इफ NATO chief he makes a statement, Iran has to react. After all, it's a sovereign nation. I agree with them. But let's be very, very clear about that. Today, USA has maintained its image of being a bully. वो हमेशा से बुली नेशन रहा है। लीबिया की बात कर लीजिए, उसके बाद इराक की बात कर लीजिए, और चाइना भी उसी कैटेगरी में आता है। चाइना कोई पाक दामन नहीं है, वो भी बुली है जहां इनको मौका मिलता है। आजकल वो जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है कि वर्ल्ड शुड लिव हैप्पीली, लेट लिव एंड लेट लिव हैप्पीली, वो खत्म हो चुका है। आजकल हर देश जो है अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिकल और जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस हर कंट्री ट्राई कर रहा है। अब वो बात अलग है कि किस कंट्री के पास कितनी ताकत है। इस समय अगर हम ताकत की बात करें तो पहले दो ब्लॉक होते थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका। अभी वो दो जो है वो, चाइना जो है दैट हैज गॉन मच अहेड ऑफ रशिया। उनकी इकोनॉमी भी अभी 20 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच रही है। तो जिसके पास जितनी सामर्थ्य होती है, वो शराफत वाली चीज दुनिया में रही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट, उसमें आपको पैसे भी चाहिए। ये चलता रहेगा।
संपर्क जो है वो कट गया है। मैं रुक करता हूँ सुहेल काज़मी सर का। अच्छा सर, हॉर्मुज़ में जो संकट बना हुआ है उसका वैश्विक राजनीति पर क्या कुछ असर जो है, प्रभाव जो है वो आप देखते हैं आने वाले समय के अंदर? देखिए, स्टेट ऑफ हार्बोर जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन है इस पूरे वॉर की सिचुएशन को देखते हुए। ना ट्रंप को ये पता था कि सिर्फ तेल का जखीरा जो 20% ईरान देता है सप्लाई, उसमें हमारी साउथ एशियन कंट्रीज भी आती हैं, सिर्फ वो नहीं है। ये तो वॉर के बाद पता चला कि पूरी जितनी भी दुनिया की सोशल नेटवर्किंग है, पूरी बैंकिंग है, पूरा जितना भी सोशल मीडिया है, वो उसके जमीन उन परतों के नीचे है। अगर वो डैमेज होता है तो दुनिया पूरी कोलैप्स हो जाएगी। आज दुनिया पूरी डिजिटल इंस्टॉलेशन पे चल रही है, और डिजिटल इंस्टॉलेशन की जो केबल वायरिंग है वो स्टेट ऑफ हार्मोज के नीचे है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि IRGC जो है बहुत कमाल से अपना काम कर रही है, और आपने देखा होगा मैंने कि जो जिस तरह से भी अच्छी चीजें आती है ईरान के पास, ईरान रिस्पॉन्ड करता है। और सिर्फ वो शर्तें जो 28 फरवरी को जिनीवा में जब इनकी टॉक चल रही थी, आज भी वही शर्तें हैं, 14 पॉइंट्स जिस पे ईरान एग्री कर रहा है। और वो कह रहा है कि भैया जो जो चीजें 28 फरवरी को हुई उसके बाद आपने अटैक किया, आज भी वही वही कंडीशंस और वही पैरामीटर्स हैं। सिर्फ ये है कि जो नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया है, इतने बिलियन डॉलर्स, वो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका ने माना भी है कि हाँ, हम उसकी भरपाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीजों को अच्छे टाइम पे अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आप उसको और लिंगर ऑन करेंगे और तबाही की तरफ चलेंगे तो उसका जो असर है आपके मुल्क पे भी पड़ेगा, और फिर उसका जो जवाबदेही है वो देनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है दुनिया के वो मुल्कों को जो आपके साथ इकोनॉमिकल वे में काम कर रहे हैं या बाकी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। छोटा मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, लेकिन आज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के दुनिया आगे चल रही है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले ही कहा साहिल सर, कि आपको ट्रंप को और अमेरिका को और व्हाइट हाउस को कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना है कि जिससे कि ये पेनिट्रेशन आगे ना बढ़े और ये सब चीजें सामान्य तौर पे उनकी डिग्निटी भी रहे और ईरान का वजूद जो है वो कायम दायम रहे। उसके लिए अमेरिका और ट्रंप को कोई ना कोई रास्ता निकालना है, नहीं तो जलालत जो है आने वाले दिनों में वो ट्रंप की हो चुकी है और ज्यादा होगी। और दुनिया की जो जियो पॉलिटिकल नरेशंस है वो ऑलरेडी बदल चुकी हैं, लेकिन 100% ना बदल जाए उसके लिए कोई ना कोई काम जो है ट्रंप को करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल एस पठान सर का आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने। सुहेल काज़मी सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के थैंक यू। लिए। साफ तौर पर अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। मध्य पूर्व का ये संकट केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। एक और सैन्य कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि हालात शांति की ओर बढ़ते हैं या फिर संघर्ष और गहरा होता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के अगले कदम पर टिकी हुई है। इसी के साथ आज की इस विशेष चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।